नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत करते हैं। ब्लैक बॉक्स नाम से जाहिर है कि एक ऐसा डिब्बा जिसमें सब कुछ छिपा होता है, कुछ काली चीजें। अक्सर हमने सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन में होता है। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर था, किस स्थिति में था, वह दुर्घटना कैसे हुई, ये सारी घटनाओं का डाटा ब्लैक बॉक्स में छिपा होता है। और हमारे ब्लैक बॉक्स में वो डाटा छिपा है जो हमारे ही समाज की वो तस्वीर है जिसे हम जानते हैं। हमारे समाज का वो चेहरा जिसे देखते तो सभी हैं पर देखना कोई नहीं चाहता। हमारे समाज की वो तस्वीरें, वो हिस्सा जिसे जानते सभी हैं पर जानना कोई नहीं चाहता। ऐसा ही एक मुद्दा है जो केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। वो है जिस्म फरोशी का धंधा या फिर देह व्यापार। इस नाम से सभी वाकिफ हैं। आप भी जानते हो कि इस नाम का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। और ये इस विषय पर चर्चा हम उस देश में बैठकर कर रहे हैं जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस देश में हम नारी को देवी मानते हैं, जिस देश में हम कन्या को देवी मानकर नवरात्र में पूजन कराते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके पैर धुला करके उस जल को ग्रहण करते हैं और उस जल से अपने घर को पवित्र करते हैं, उसी देश में यदि उसी बच्ची की, उसी आयु वर्ग की बच्ची का देह व्यापार हो, उसके देह की कीमत लगे, तो ये विडंबना नहीं तो और क्या है। आज देश में लगभग हर राज्य के किसी न किसी इलाके में देह व्यापार का धंधा अपना पैर पसारे हुए है, जहां लाखों महिलाएं दुनिया से कटकर बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। वह नारकीय जिंदगी, वह नारकीय प्रताड़ना जिसे हम जिसकी कल्पना मात्र से एक आम आदमी सिहर उठता है, वो लड़कियां, वो महिलाएं ऐसी जिंदगी रोज जीती हैं। ऐसी बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो अपनी मर्जी से देह व्यापार के धंधे में आती हैं। ज़्यादातर महिलाएं ऐसी ही होती हैं जिनके सामने या तो कोई मजबूरी होती है या अनजाने में ही इन्हें इस बदनाम बाजार में बेच दिया जाता है। भारत में वैश्यावृत्ति का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन भारत में नगर वधू हुआ करती थी। फिर दूसरी सदी में ईसा पूर्व में लिखी गई संस्कृत की कहानी मृच्छकटिकम में वैशाली की नगर वधू इसी काम के लिए जानी जाती थी। दुनिया के तमाम दूसरे रिश्तों से दूर ये महिलाएं किसी की माँ होती हैं, ना बहन होती हैं, ना बेटी होती हैं, ना पत्नी होती हैं। इन्हें सिर्फ वैश्याओं के नाम से जाना जाता है। क्या ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ये किसी परिवार से नहीं आती हैं? इन्हें भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, इनका भी तो कोई पिता होगा, इनका भी तो कोई भाई होगा, इनकी कोई बहनें होंगी। लेकिन जब वो इस पेशे में आ जाती हैं तो फिर ना इनके माँ होते हैं, ना इनके पिता होते हैं, ना इनके भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं होते हैं। और ये अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर समाज के जाने कितने रसूखदार लोगों का सम्मान बनाए रखने का काम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तंग गलियों और स्टोर रूम जैसे कमरों में रहने वाली ये वैश्याएं, जहां सूरज भी अपनी किरणों को भेजने से गुरेज करता हो, ऐसी तंग गलियों का भारत में कितना बुरा हाल है। भारत में जहां हम नारी सम्मान की बात करते हैं, भारत में वैश्यावृत्ति की हकीकत जो दिखती है इससे कुछ और है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 लाख से ज़्यादा महिलाएं देह व्यापार में लिप्त हैं। ये वो आंकड़े हैं जो महिला बाल विकास मंत्रालय ने जारी किए हैं। और यदि हम अनुमान लगा लें कि ऐसी कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं जो इस धंधे में धकेल दी जाती हैं, कभी शादी का झांसा देकर, कभी रोजगार का झांसा देकर इन्हें इस बाजार में बेच दिया जाता है, वो आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा निकल सकता है। और ये जो आंकड़ा है 30 लाख का सरकारी आंकड़ा, इसमें लगभग 36% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और 18 साल की होने से पहले ही उन्हें इस देह व्यापार की दुनिया में शामिल कर दिया गया। जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ सेक्स वर्कर हैं।
ये 30 लाख का जो आंकड़ा है ये महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा है। और ह्यूमन राइट्स की यदि हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में 2 करोड़ से ज़्यादा सेक्स वर्कर हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे में शामिल हैं। एक बात कहीं ना कहीं हमारे सामने आती है कि सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जो है देश का पूर्वी भाग है और उसके बड़े महानगर सोनागाछी, जिसे हम कोलकाता का एक नगर कहते हैं, जिसे सोनागाछी कहा जाता है, वो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वहाँ की ज़िंदगी इतनी बद और बदतर ज़िंदगी है कि हम केवल नार की एक कल्पना कर सकते हैं। केवल सोनागाछी में 3 लाख महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हैं। दूसरे नंबर पर आता है मुंबई का कमाठीपुरा इलाका, जहां 2 लाख से ज़्यादा सेक्स वर्कर हैं। फिर दिल्ली का जीबी रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा, पुणे का बुधवार पैठ, और छोटे शहरों की बात करें तो वाराणसी का मड़ुआड़िया, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान और आंध्र प्रदेश का पेड्डापुरम और गुड़ीबड़ा, सहारनपुर का नक्कासा बाजार, इलाहाबाद का मीरागंज, नागपुर का गंगा जमुना इलाका और मेरठ का कबाड़ी बाजार भी इसी बात के लिए प्रसिद्ध है। आपको हैरानी हो रही होगी, ये हमारे देश के वो शहर हैं, वो हमारे देश के उन जगहों के नाम हैं जहां ये लाखों महिलाएं उस नारकीय प्रताड़ना को सहने के लिए, उस नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। कौन हैं ये महिलाएं? हैं तो हमारे समाज का हिस्सा, फिर हमारे समाज ने इन्हें दूर क्यों कर दिया? जैसा कि हमने कहा कि हम अपने कार्यक्रम में वही दिखाते हैं कि जिसे जानते तो सभी हैं पर जानना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं जानना चाहता? इनकी हकीकत क्या है? इनमें से कितनी बच्चियां हैं जिनके सपने रहे होंगे कि वो पढ़ेंगी, लिखेंगी, परिवार का सम्मान बढ़ाएंगी, परिवार के लिए कुछ करेंगी? इसमें से कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जो उन सपनों के साथ बड़ी हुई होंगी कि वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, लेकिन क्या उनके सपने रौंद दिए गए? उनके सपने इस तरह कुचल दिए गए कि अब वो सपने देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि सपने देखने के लिए उन्हें आंख बंद करनी होती है। और जब वो आंख बंद करती हैं तो अपने वर्तमान को छोड़ो, अपने अतीत की वो धुंधली तस्वीरें उनकी आंखों के सामने आती हैं कि जब उनकी पलकों के कोर नम हो जाते हैं तो उन नम पलकों में, उन आंसू भरी आंखों में सपने नहीं आते हैं। इसलिए ये महिलाएं अब सपने भी नहीं देखती होंगी। क्या है देह व्यापार की हकीकत? क्यों है हमारे देश में कि जिस स्त्री के, जिस नारी के हम चरण वंदना करते हैं, रामायण का वो प्रसंग आप सभी को याद होगा कि जब लक्ष्मण जी से पूछा गया था कि श्री राम जी ने पूछा कि ये कान के झुमके क्या तुम्हारी भाभी के हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछियों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वो चरण वंदना जहां हम नारी की करते हैं और उसी नारी के देह का जब व्यापार होता है तो उसकी हकीकत क्या है? क्यों होता है देह व्यापार? और देह व्यापार में जो बच्चियां जाती हैं, क्या उनके उन्मूलन के लिए देश, समाज या समाज के तथाकथित ठेकेदार कुछ करते हैं, या फिर अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा करके बस समाज उद्धार करने का, समाज सुधार करने का जो ठेका उन्होंने ले रखा है, अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा लेते हैं? खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम चर्चा करेंगे इस गहन मुद्दे पर जो समाज की सच्चाई को उजागर करता हुआ एक ऐसा विषय है जिस पर हमें शर्मिंदगी नहीं, हमें चर्चा की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी साक्षी मीणा। साक्षी, आप कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास आना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं देह व्यापार की। वो बच्चियाँ जिनकी आंखों में हजारों सपने, आसमान तक उड़ान भरने के सपने, और कहीं प्रेम के मोह में, कहीं शादी का झांसा देकर, कहीं व्यापार का झांसा देकर, रोजगार का झांसा देकर उन्हें ले जा कर के इस धंधे में धकेल दिया जाता है। आज समाज के कितने ही लोग हैं जो सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, उन्मूलन की बात करते हैं। क्या हमारे समाज की इन बच्चियों के प्रति, जिनका देह रोज बिकता है, उनके प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी बनती है? जय श्री राम। मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगी जी कि जब भी सब्र का बाण टूटे तो सब जी पर भारी नारी है, जी फूल जैसी कोमल नारी और कांटों जितनी कठोर नारी है। जी जब किसी महिला के मान सम्मान की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले बात करना चाहेंगे स्वावलंबन के ऊपर। जी अगर आत्मनिर्भर नारी है तो जो ये बातें आप कर रहे हैं, जी ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है हम्म, हमारे पुरातन, अगर आप बात करें, जैसे आपने राम राज्य की बात जी करी, जी तो जब राम राज्य की बात थी तो जितना
शस्त्र का ज्ञान उपयोगी था उतना ही शास्त्र का ज्ञान उपयोगी था। जी बिल्कुल। मात्र शास्त्र के ज्ञान से संपूर्णता नहीं आ सकती और ना ही शस्त्र के ज्ञान से जी बिल्कुल। संपूर्णता आती। जी। अगर हम रामायण का ही गहन अध्ययन करते हैं हाँ। तो ऐसा पढ़ा जाता है कि वैदेही राज्य की प्रधानमंत्री के तौर पे माता सीता राज्य करती थी। जी हाँ। और अगर ऐसा ही देखने को उसका एक और उदाहरण मिलता है कि माता कैकेयी को जो 2 वचन दिए थे दशरथ जी ने, जी। तो वो उनके युद्ध कौशल और उनके जो प्राण बचाए थे, जी। तो उसको देखते हुए और उन्होंने वचन हारे थे कि आप अपने भविष्य में जब भी मेरे से कोई 2 वरदान मांगेंगी मैं जी। उन्हें पूर्ण करूंगा क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। जी। तो ये पुरातन से हमें उदाहरण मिलता है कि महिला के लिए शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। जी। इसके लिए जरूरी है कि बहनें आत्मरक्षा के लिए भी परिपूर्ण हो, साथ ही साथ वो शिक्षित हो जी। और साथ ही उनको कौशल भी सिखाया जाए, हाँ। जो कि आज की तिथि में अगर हम बात करें तो जी। कौशल्या योजना करके सरकार के माध्यम से जी। चलाई जा रही है। जी। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो देह व्यापार का विषय है, जी। इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं रोजगार की कमी जी। सबसे बड़ा विषय निकल के जी। आता है। जी। कई क्षेत्रों में रोजगार की कमी नहीं होती, कहीं साधन नहीं होते या फिर महिलाओं को इसका ज्ञान नहीं होता। जी। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता है हम्म। तो वो किसी के ऊपर निर्भरता को रखते हुए फिर वो भावनात्मक निर्भरता भी हो सकती है जी। या हम आर्थिक निर्भरता भी देख सकते हैं। जी। दोनों प्रकार की निर्भरता इसके अंदर आती है। जी। अगर हम भावनात्मक निर्भरता की बात करें तो जब व्यक्ति एकांकी होगा या अपने आप में टूटा हुआ होगा तो वो किसी का सहारा ढूंढता है। उसमें वो किस पर विश्वास कर रहा है, किस पर अविश्वास कर रहा है, ये मत ही खो चुका होता है। जी। तब ये बहनें, लेकिन इसका प्रतिशत लगभग कम होता है। हाँ। सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता होना। जी। आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे बड़ा विषय है स्वावलंबन। जी। जरूरी नहीं कि हम किसी की नौकरी कर रहे हो या किसी के अंतर्गत कार्य कर रहे हो, किसी संस्था में काम कर रहे हो तो ही हम प्रियंका जी वापस आऊँगा आपके पास में। जिस तरह से आपने कहा कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना और जैसा कि आंकड़े ही बताते हैं कई बार आर्थिक तंगी, और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि विश्वास किस पर करें। जब इस अवस्था में, इस उम्र में आकर के महिलाएं एकाकी जीवन जीने लगती हैं, एकाकी हो जाती हैं, तो वो किस पर विश्वास करें और उनका विश्वास कितना टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन साक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारत की हम बात करें, विदेशों में कई जगह ये स्थितियां हैं कि देह व्यापार को कानूनी वैधता दे दी गई है। भारत में भी है, लेकिन भारत में ये इस तरह की जो संचालित है, समूह संचालित करना है इस तरह का, ये अवैध बताया गया है। साथ ही आपके अपने विचार क्या हैं इस देह व्यापार को लेके, जिसमें फरोशी को लेके जो बच्चियां इसमें धकेल दी जाती हैं? सूरज जी, मेरा तो यही कहना है कि लड़कियां अपनी मर्जी से भी जाती हैं और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती इसमें डाल दिया जाता है। जी। कुछ लोग फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से भी इसमें चली जाती हैं। आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जी। तो ये मुंबई की जो कमाठीपुरा करके जो है, जो जी। देश में दूसरे नंबर पे आती है, सबसे मतलब बड़ा वहाँ पे नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें हैं। अब संख्या तो मुझे नहीं पता, जी। बस ये पता है कि सेकंड नंबर पे आता है, तो बहुत वैसा है। तो जो लड़कियां वहाँ पे धकेल दी जाती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि नेगेटिव भी बताया गया है और पॉजिटिव भी बताया गया है। वहाँ पे एक वैश्या अपनी बेटियों को लेकर के जाती है स्कूल में कि आप मेरी बेटियों को एडमिशन दे दें, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी लड़कियों को नहीं दे सकते। तो मेरा मानना ये है कि अभी तो खैर पहले से बहुत सुधार आ गया, बट कई जगह पे ऐसा होता है कि ऐसी जो लेडीज़ें होती हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा का, मेरा ये कहना है कि क्या उनको शिक्षा का हक नहीं है? क्या वो पढ़ नहीं सकती? तो उनको भी देना चाहिए कि शिक्षा का हक है उन बच्चों को भी पढ़ने का। तो वो चीज़ भी है। और भी मतलब है कि जो लड़कियां हैं जो किडनैप कर ली जाती हैं, जिनको ज़बरदस्ती इन चीज़ में धकेल दिया जाता है, जी। तो सरकार को भी इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए, वहाँ जाके पता करना चाहिए कि वहाँ पे जो लड़कियां आ रही हैं वो अपनी मर्ज़ी से आ रही हैं या उन्हें ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। जी। जी। सही कहा आपने कि ये चीज़ देखा जाना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से आ रही हैं या ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। एक बात आपने कही किडनैप करके, कि अपहरण करके भी कई लड़कियों को इस धंधे में धकेल दिया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करें, बात करूँगा प्रियंका जी, 2008 में मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाई गई थी, जिस
जिसको लेकर के एडीजी थी उस समय तत्कालीन अरुणा मोहन राव जी, उनको उसका प्रभार दिया गया था 2008 में। तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो मध्य प्रदेश की नीमच का जो इलाका है, मंदसौर का जो इलाका है, वहाँ बांछड़ा जाति के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से कम उम्र में ही देह व्यापार कराने लगते हैं। आपने बात कही कि यहाँ पर जिस तरह से आर्थिक तंगी का मामला है या परिवार का मामला है, भरोसे की बात करें, लेकिन कुछ परिवारों का यही एक पेशा है और वो इसे ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस बात से बाहर निकाला जाए, उस मानसिकता से बाहर निकाला जाए, उस तरह उसके लिए क्या किया जाना चाहिए समाज में? देखिए, सबसे बड़ी मैंने आपको जैसे बात बताई कि जी। जैसे बहन हमारे बीच में जो बैठी है, साक्षी जी, जी। शायद नाम बताया आपने, जी, साक्षी जी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा हाँ। कि जब तक कि शिक्षा का अभाव, जो जी। समाज की ये बात कर रहे हैं, जी। मोस्टली इन्हों जो उपेक्षित कर दिया गया, जी। जब उपेक्षित कोई हो जाता है तो जब उसको कोई साधन ही आपने नहीं छोड़ा समाज में जी। पुनर् उसका वास करने के लिए, जी। तो वो क्या करेगा? हाँ। समस्या यहाँ आ जाती है। उसे पहले उपेक्षित, घृणित कर दिया गया, उसको सभी लोग अलग रख रहे हैं, जी। पृथक कर दिया गया है, समाज एक तरीके से बहिष्कृत है। जी। तो जब तक जनपति इनके बीच में जाके संवाद नहीं करे, देखिए सैकड़ों योजनाएं सरकार ने ऐसी बनाई है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। ठीक है, जी। वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, 1098 के माध्यम से महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें की जाती है, सॉल्व जी। की जा रही है। जी। एक बहुत अच्छी योजना अपने यहाँ चलती है 181, हाँ। अपने जो मुख्यमंत्री शिकायत के लिए, जी। अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट उसमें अगर हम देखें तो काफी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई है। जी। जी। और अगर हम बात करें लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना सी, और आज जो युवाओं के लिए योजना आ गई सीखो कमाओ, जी। जिसमें व्यक्ति पढ़ भी रहा है, 10th के हिसाब से अलग है, 12th के हिसाब से अलग है, शिक्षा 8वीं तक मुफ्त की गई है। जी। तो इन चीजों को सरकार ने, योजनाएं तो बहुत है, हाँ। ऐसा नहीं है कि कम है या प्रबंधन नहीं है, जी। इनके प्रति ध्यान नहीं दिया। नारी सशक्ति के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और कारण यही है जी। कि समाज दोनों ध्रुवों से मिलकर के बनता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही चाहिए, जी, बिल्कुल। ठीक है। तो महिला एवं पुरुष दोनों के विकास के ऊपर जब बात करते हैं तो ये जो विषय है बहुत ज्वलंत विषय है जी। कि महिलाओं को जब तक कि आप हाथ में कौशल नहीं देंगे, जैसे फ्री में सिलाई मशीन, आटा चक्की, आज हम बात करें स्व सहायता समूह के माध्यम से जी। बहुत परिवर्तन आया है समाज की हाँ। परिस्थितियों हाँ। में। महिलाएं खुद छोटी जगह, जैसे हम जो ये बातें आप कर रहे हैं, अपन जी। तस्करी की बात कर रहे हैं जी। बल्कि, या जहाँ पर इस प्रकार से देह व्यापार फल फूल रहा है, जी। सबसे बड़ा विषय है आर्थिक तंगी। हाँ। तो आज जब खुद व्यक्ति अपने हाथ से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अपने कौशल से कमाई कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि पीपी किट से लेके मास्क से लेकर के बहनों ने आज बहुत सारे साधन, यानी इवन उनको ट्रैक्टर तक दिए गए हैं जी। हाँ। सब्सिडाइज करके। जी। जी। तो ट्रैक्टर तक महिलाएं जो है किराए पे चला के, खुद चला के, ड्राइव करके जो है कमाई कर रही हैं। तो ऐसे जब साधन आज समाज में उपलब्ध होंगे, पर विषय बस यही है कि सरकार ने सारी सुविधाएं और सारा विचार कर रही है, बस उनके क्रियान्वयन की जरूरत है, और क्रियान्वयन के लिए उन जनपहरियों की जरूरत है जी। जो वास्तविक तौर पर सिर्फ मंच के ऊपर आसीन न होकर के हाँ। जगह जगह पर जाएं और उनके बीच में संवाद स्थापित करें। जी। जहां संवाद स्थापित होगा, बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है, मुझे जी। ऐसा लगता है। सही, आपने सही कहा। मेरी दरअसल दो जिज्ञासाएं हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रियंका जी, कि पहली तो ये कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही, मानव तस्करी है, इसके लिए कानून रूप से कितना सजग होना पड़ेगा, वो जो कानून के रखवाले हैं उनको, कि इस तरह के अपराध ना हो, पहली बात। तो दूसरी बात, जिन्हें ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया गया है, उनके उन्मूलन के लिए क्या समाज के लोगों को ऐसा कि, क्योंकि आज यदि कोई महिला, कोई बच्ची इस धंधे में धकेल दी गई है, इस पेशे में धकेल दी गई है, जबरन उसका व्यापार कर दिया गया है, उससे चाहे किसी भी झांसे में लेकर के, प्रेम में फंसा करके या फिर रोजगार का झांसा दे करके, और यदि वो वापस आना चाहती है, समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, जैसा आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया कि ये बहिष्कृत हो गई हैं, तो उसके लिए हम आम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, हम लोग आम लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे दो सवाल आपसे और हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर अभी अगर बात करें जी। तो सबसे बड़ी बात होती पवित्रता, जी। जिसको हम सिर्फ वर्जिनिटी से कनेक्ट कर जी। देते हैं, जी। ठीक है। जी। आप ये तो मतलब जो महिलाएं जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। अपने यहाँ तो रेप पीड़ित है, जिसमें रेप पीड़िता को हाँ। सहानुभूति कम है की दृष्टि से ज्यादा देखा जाता है। ये सही कटु कहा। सत्य है हमारे समाज जी। का, जी। ठीक है। देह व्यापार तो चलिए अपन मानते हैं कि व्यापार से संबंधित है, जबकि उसमें भी अगर हम बात करें, अनैतिक देह व्यापार उन्मूलन के लिए अधिनियम बना हुआ है और वो जी। अभी भी एप्लीकेबल है।
जी कोई इसको धकेल नहीं सकता, जबरदस्ती करवा नहीं सकता। जी ठीक है, परंतु विषय बस वही आया कि हाँ जब तक इनको सामाजिक धारा से जोड़ने के लिए जी जन प्रहरियों को सामने आना होगा, जी जन जागरूकता करनी पड़ेगी कि इसको लेकर के ओपन टॉक होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा जब आपने। तक कि इन चीजों को लेकर के जिस तरीके से आज आप लोग के माध्यम से इस पे ओपन टॉक हो रहा है, जी आपके जो चैनल है इसने बहुत इनिशिएटिव लेके जी बहुत ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और बहुत सही समय पे उठाया है। जी तो जब तक कि आप जैसे लोग जी प्लस जनप्रहरी इसमें आके शामिल नहीं होंगे, और तो और लड़कियों की अस्मिता को सिर्फ और सिर्फ उस देह से जोड़ करके नहीं देखा जाएगा, जी उसके सपनों से, उसके अधिकारों से, उसको मानव समझ के जब तक पेश नहीं किया, सिर्फ लड़की समझ के अगर पेश किया जाएगा जी और देह व्यापार को सिर्फ देह को सिर्फ मानव देह को सिर्फ स्त्री देह समझा जाएगा, जी तब तक ये चीज खत्म नहीं हो सकती। एक ये कटु सत्य है कि देह व्यापार तभी पनपता है जब कोई पुरुष उसके पास जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा महिला कि तो महिला का देह व्यापार नहीं करेगी ना। हाँ सही तो कहा आपने। अगर इन चीजों को लेके आप जब पुरुष गया हाँ और महिला के पास गया, हाँ तो जितनी अपवित्र अगर आप मानते हैं महिला हुई, उतना सही ही कहा। अपवित्र पुरुष हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों बराबर हुए हैं। हाँ तो फिर महिला की उपेक्षा क्यों की जाती है? सही कहा, बिल्कुल उसे सही कहा। बहिष्कृत क्यों किया जा रहा है? हाँ बहिष्कृत तो उन्हें भी किया जाना चाहिए जो इन जगह पे जाते हैं। बिल्कुल सही जिस कहा। दिन आप जिस जी दिन इस चीज को लेकर के बात आ जाएगी, तो कहते हैं ना हाँ कि हमें पूजो मत, परंतु हमें बराबर की हिस्सेदारी दे दो। सही कहा आपने। तो वो हिस्सेदारी जिस दिन सुनिश्चित हो जाएगी, जी अपने आप ये व्यापार भी खत्म हो जाएगा। जी और हम जो कहते हैं ना कि पहले क्या था कि हिस्सेदारी थी, हाँ सम्मान जो था वो था, जी परंतु हिस्सेदारी थी। हाँ परंतु अगर हम बात करें श्री शंकराचार्य जी, जो हमारे आदि जी शंकराचार्य जी, जब जी कहते हैं कि शास्त्रार्थ करने बैठे थे, तो हाँ मतलब मंडन मिश्र की पत्नी ने भी शास्त्रार्थ किया जी था। बिल्कुल ठीक है, जी तो वहाँ पूजनीय नहीं थी, परंतु हाँ हिस्सेदारी पूरी थी। हाँ समझ रहे हैं आप? बिल्कुल हिस्सेदारी पूरी थी, और वही हिस्सेदारी हमें वापस लानी होगी कि पूजनीय बस मूर्ति बना के उसे पूजिए मत। हाँ लेकिन अगर आप पूजने की बात करते हैं, तो माँ कामाख्या की जब आप दर्शन करने जाते हैं, जी तो महिला का तो योनि स्वरूप ही वहाँ पर पूजनीय है। बिल्कुल 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 सही कहा लेकिन आपने। जब देह व्यापार की बात आती है, तो उसकी पूरी देह क्यों अपेक्षित कर दी जाती है और उस महिला को बहिष्कृत क्यों कर दिया जाता है? हाँ ये जन जागरण का विषय है, और सरकार इसके लिए ऐसा नहीं है, वचनबद्ध है, जब हाँ तो महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लेकर के आ रही है। जी लेकिन ये योजनाओं का लाभ जब होगा, जब आप उनका पुनर्वास करेंगे, उन्हें हमारे समाज की समधारा में मिलाएंगे, जी उसको समरस करेंगे। बिल्कुल और इसको समझने की जरूरत है, विवाद करने की, या हम कहें इसके ऊपर सिर्फ टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। कदापि नहीं। इनिशिएटिव लेके इसमें आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो बहिष्कृत है, उसे किया गया तो क्यों किया गया। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक स्त्री की पवित्रता का क्षेत्र केवल शरीर का एक अंग क्यों हो, यदि उसके सपने हैं, उसके अपनी विचारधारा है, उसकी सोच है, तो वो पवित्र क्यों नहीं हो सकती। साक्षी जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से जो प्रियंका जी ने कही कि यदि एक पुरुष किसी महिला के पास गया है तो बदनामी दोनों की क्यों ना हो। यदि एक अपवित्र है तो दूसरा पवित्र क्यों माना जाए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हूँ, इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, मैं बिल्कुल प्रियंका जी से सहमत हूँ कि अगर इस चीज़ में एक लड़की गई है और पुरुष भी इसमें शामिल है और एक लड़की भी शामिल है, तो फिर अकेले लड़की की गलती क्यों, लड़की अपवित्र क्यों है? हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों को फिर बराबर दर्जा देना चाहिए। मेरा भी मानना यही है, क्योंकि और आप देख सकते हैं वैसे भी भारत में तो है ही, ये जी विदेश में भी चल रहा है, ये पूरे देशों में मतलब चल रहा है। वैश्यावृत्ति बहुत पुराने ज़माने से मतलब मुझे तो शायद याद भी नहीं होगा, इतने पुराने ज़माने से इसके ताल्लुक है कि जी वैश्यावृत्ति बिल्कुल बहुत पहले से चलता आ रहा है। जी तो सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, अलग अलग योजनाएं हैं किसानों के लिए, घर के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी लड़कियों के लिए भी एक योजना बनाए ना, जिसमें कुछ टीम जाए और ऐसी लड़कियों से बातचीत करे और पता करे कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है। सही कहा आपने। तो मेरा यही मानना है, मेरा सरकार से अनुरोध भी है कि उनको इस पर भी थोड़ा सा योजना बना के इस पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर पुरुष गलत है, हाँ महिला गलत है, तो पुरुष सही नहीं है, गलत तो वो भी है। हाँ दोनों की हिस्सेदारी है, दोनों बिल्कुल। समाज में। जैसा आपने कहा कि एक बात बहुत अच्छी बात प्रियंका जी ने कही कि हिस्सेदारी होना चाहिए, मूर्ति बना के पूजने की आवश्यकता नहीं, हिस्सेदारी होना चाहिए। हालांकि यह बिंदु ऐसा है जिस पर हम और चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, साक्षी जी, आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बात आई है कि जिम्मेदार कोई एक नहीं है, जिम्मेदार यदि महिला है तो पुरुष भी है, फिर उपेक्षा किसी एक की क्यों? उपेक्षा हो तो दोनों की हो, फिर किसी एक से अपेक्षा क्यों? पवित्रता किसी एक की क्यों?
और एक पवित्र तो एक अपवित्र क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 68% लड़कियों को रोजगार के झांसे में फंसाकर वेश्यालयों तक पहुंचा दिया जाता है, जबकि 17% लड़कियों को शादी का वादा करके या इस धंधे में धकेल दिया जाता है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक बाहर से आकर मुंबई में वेश्यावृत्ति में लिप्त युवतियों में उज्बेकिस्तान की युवतियां सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि वेश्यावृत्ति के लिए कानून तो बना है, देह व्यापार के लिए कानून तो बना है, लेकिन आज जब बात इस स्तर पर आकर खड़ी हो गई है कि जिम्मेदार तो दोनों है ना, वो स्त्री, वो महिला, वो बच्ची, वो बैठी है एक जगह, जाता तो पुरुष है ना उसके पास, तो पुरुष की भी तो जिम्मेदारी है, बदनामी उसकी भी तो हो, वो भी तो अपवित्र कहलाए। लेकिन नहीं, यहाँ एक चेहरे में दो तस्वीरों के अलग अलग रुख हैं। ये चर्चा आज यहाँ विराम नहीं होगी, ये चर्चा आज यहाँ खत्म नहीं होगी। आज ये चर्चा शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी, और देश न्यूज इस तरह के ज्वलंत मुद्दे, इस तरह की वो चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि समाज का वो चेहरा जिसे देखते सब हैं पर देखना कोई नहीं चाहता, समाज की वो सच्चाई जिसे जानते सब हैं पर जानना कोई नहीं चाहता, अपने खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये चर्चा खत्म नहीं होगी, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।